नमस्कार साथियों, जय भीम सभी को, राम राम। अपना जो एनसीईआरटी कक्षा 10th की बुक में से चल रहा था, इतिहास का जो टॉपिक है मौर्य काल। तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का तो पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो देख लेना। आज है अपना अशोक मौर्य काल। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा मौर्य काल की मौर्य वंश की स्थापना की गई और ये 114 ईसा पूर्व तक चलता है। चलो अब अशोक अशोक का शासनकाल होता है, वो होता है 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल होता है। इसमें जो बिंदुसार होता है 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और बिंदुसार के समय में एक और मिलता है कि कहीं पर भी अपने अशोक का जो कार्यवधि 273 मिलती है, कहीं पर 269 मिलती है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। तो चलो पहले मैं एक इंडिया का मैप बना लेता हूँ। चलो, यहाँ पर मगध साम्राज्य था। मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार ने शासन किया और बिंदुसार ने 16 शादी की थी, जिसके 101 पुत्र थे। बिंदुसार के शासन में चाणक्य होता है। बिंदुसार के आधे शासन काल तक चाणक्य प्रधानमंत्री रहता है। उसके बाद में राधा गुप्त प्रधानमंत्री बनता है। उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी अशोक के साम्राज्य शासक बनने में। उस एक और भी प्रधानमंत्री रहता है विक्रम भट्ट। बिंदुसार के शासनकाल में 2 प्रधानमंत्री रहते हैं, राधा गुप्त और विक्रम भट्ट। बिंदुसार के शासनकाल में क्या करता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र जो उसका था वो था सुसीम। तो उसने सबसे पहले सुसीम को बना दिया यहाँ पर तक्षशिला का गवर्नर बना दिया था सुसीम को। और यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता है अवंती का गवर्नर बना दिया था बिंदुसार ने अशोक को। लेकिन क्या होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में यहाँ पर विदेशी आक्रमण होने लग जाते हैं, विद्रोह होने लग जाता है। तो सुसीम जो विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। तो जो ये राधा गुप्त होता है प्रधानमंत्री, वो क्या करता है कि अशोक के पक्ष में होता है। अशोक के बारे में बताते हैं, उसके बारे में सब कुछ करते हैं। तो क्या होता है कि वे बिंदुसार को कहते हैं कि अशोक एक महान शासक है, भावी शासक, आने वाला शासक बन जाएगा। अशोक को अगर तक्षशिला में भेज दिया जाए तो ये विद्रोह को दबा देगा। लेकिन उसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर ही उसने क्या किया कि अशोक को गवर्नर बना दिया यहाँ पर तक्षशिला का। और इसको सुसीम को भेज दिया यहाँ पर, सुसीम को भेज दिया अवंती में और अशोक को भेज दिया तक्षशिला में। अब देखो, अशोक तक्षशिला का गवर्नर बन गया, विद्रोह को दबाने में भी सफल हो गया, विदेशी आक्रमण हो रहे थे उसमें भी सफल हो गया। और ये जो राधा गुप्त जो प्रधानमंत्री था तो बिंदुसार का, तो वो क्या करता था, अशोक के पक्ष में था। और जो सुसीम के पक्ष में विक्रम भट्ट था। विक्रम भट्ट सुसीम के बारे में बताता था और राधा गुप्त अशोक के बारे में क्या भावी सम्राट ये बनेगा, और ये विक्रम भट्ट कहता है कि सुसीम बनेगा। लेकिन अशोक के बारे में ये क्या करता था कि जब वो ये गवर्नर बना तो छोटी छोटी विजय प्राप्त करने लग गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि ये एक उल्लेख ऐसा भी मिलता है कि उसके अशोक जब ये गवर्नर था तो कोई एक अभियान पे जा रहे थे, नेपाल अभियान पर कोई सेना जा रही थी, उनका भी आक्रमण करके उनको नष्ट कर दिया था। तो ऐसी महानता के कारण ये राधा गुप्त इसके बारे में बताता था
लेकिन जब अंतिम समय आ गया था बिंदुसार का, बिंदुसार अंतिम टाइम में आ गया था, तो उसने क्या कहा कि उस समय कोई नेटवर्किंग या मोबाइल फोन तो था नहीं कि कॉल करके बोल दिया कि मेरा तो टाइम हो गया पूरा, अब तुम आओ और शासन संभालो। उसने क्या कहा कि राधा गुप्त को बोला कि आप सुसीम को पत्र भेजो कि मेरा समय हो गया, आप जल्दी से यहाँ पाटलिपुत्र आ जाओ और अपनी राजगद्दी संभालो। तो ये राधा गुप्त करता क्या है, पहले पत्र भेजता है अशोक को कि आप उनसे पहले आ जाओ, और सुसीम को बाद में पत्र भेजता है, तो ये आने में लेट हो जाता है, समय के बाद में आता है, उनसे पहले अशोक आ जाता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो 273 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठना और राज्य अभिषेक होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया अशोक। चलो ये बात तो हो गई अपनी क्लियर की, अशोक 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया था। अब क्या होगा कि अशोक के जो भाई थे वो 101 भाई थे, अलग अलग मिलते हैं, जैन धर्म में अलग मिलते हैं, बौद्ध धर्म में अलग मिलते हैं, कोई कहता है कि 101 है, कोई कहते हैं 100 है, तो अलग अलग मान्यता मिलती है, 101 है। तो अशोक अपने जो 4 साल का शासनकाल होता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक अपने भाइयों से संघर्ष करता है, सत्ता के लिए संघर्ष करता है। तो ये संघर्ष काल रहता है, और ये भी मान्यता मिलती है कि अशोक 99 भाइयों का कत्ल करके 99 भाइयों को मारकर अपनी राज्य अभिषेक किया था, बहुत मान पाप कर दिया था उसने। और उसके बाद में 269 पर उनका राज्य अभिषेक हो गया था, पाटलिपुत्र में शासक बन गया था। और उसने अशोक ने ही लगभग एक बहुत नरसंहार किया था, कलिंग नरसंहार, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कलिंग नरसंहार, एक कलिंग है वर्तमान में जो उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां पर कलिंग है। तो कलिंग हाथियों के लिए माना जाता था, हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और जो कलिंग का शासक था, हाथी गुफा अभिलेख में अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथी गुफा अभिलेख में इसकी हमें जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि नंदराज नामक कोई शासक था, वो शासन करता था अशोक के समकालीन। तो अशोक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, और लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अशोक ने वहां जाकर देखा तो सारे लोग, कोई मरे पड़े थे, कोई अलग अलग, इतनी वहां पर दशा हो गई थी, दयनीय दशा हो गई। तो अशोक ने बोला कि ये मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पाप कर दिया। तो उसी दिन से अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दी, उसने कहा कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो अशोक ने युद्ध ही नहीं करूंगा। और जो एक वेरिगॉस होता है, युद्ध के लिए जाते हैं तो एक वाद्य यंत्र होता है, उसके द्वारा वो वेरिगॉस करते हैं। तो अशोक ने कलिंग नरसंहार के बाद में 261 में अशोक ने कलिंग नरसंहार किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और 200 कलिंग नरसंहार के बाद में उसने वेरिगॉस की नीति छोड़ दी थी, वेरिगॉस की नीति छोड़ दी और दम नीति अपनाई, दम की नीति अपनाई थी। दम की नीति, अशोक का दम का मतलब सिंपल है, धार्मिक कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का कहना मानना, अपने धर्म को फैलाना, और अच्छे से धार्मिक कार्य करना, जीवों के प्रति दया रखना। तो ये धार्मिक कार्य करना शुरू कर दिया था। जो वर्तमान में प्रयागराज है, इसकी भी एक मान्यता मिलती है, वर्तमान में प्रयागराज है। प्रयागराज को भी प्रसिद्ध अशोक ने ही किया था। अशोक ने प्रयागराज में प्रत्येक 5 साल के बाद में एक धर्मसभा स्थापित करता था, और ऐसी एक धर्मसभा हर्ष भी करता था। तो ये प्रयागराज का भी हो गया अशोक। और अशोक ने कौन कौन से अशोक ने अभिलेख लिखाने शुरू कर दिए, धर्म मात्र अपनाया, धर्म की नीति अपनाई। तो क्या क्या कि अपने जो भी मैं कानून बनाऊं, कोई भी नियम बनाऊं, तो सारी जनता के पास में जाना चाहिए। वर्तमान में जैसे कोई अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो कोई लेक्चर देगी या भाषण, मन की आवाज की में बात करेंगे, तो सोशल मीडिया बहुत से है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर के बहुत से माध्यम है, उनके द्वारा अपन को उनकी जानकारी मिल जाती। लेकिन उस समय सारी चीजें थी नहीं। तो उसने क्या किया, एक ईरानी राजा था, ईरान से एक नीति ली। ईरानी राजा था
दारा नाम का राजा था, उनसे एक नीति ली, अभिलेख, अभिलेख की नीति, चाहे अभिलेख कह दो या शिलालेख कह दो, शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, गुफालेख, उन सभी का भारत में संस्थापक कौन है? भारत में सबसे पहले अभिलेखों का प्रयोग करने वाला, शिलालेखों का प्रयोग करने वाला, गुफालेख को प्रयोग करने वाला कौन है? अशोक है। अशोक ने सबसे पहले इनका निर्माण करवाया था। अपने अपने जो नियम थे, कानून थे, उनको क्या करते थे? बड़ी बड़ी शिलाओं पर, शिलालेख किसे कहते हैं? कोई बड़ा सा पत्र है, उसमें उसके नियम और अंकित करवा देता था और अपने राज्य में लगवा देता था। तो एक कार्य उन्होंने किया था। उसके बाद में क्या होता है कि अशोक धर्म नीति अपना दी और अपना एक अपने जो भी सैनिक होते थे उनको 4-5 साल से उसको अपने बौद्ध धर्म के लिए। हाँ, एक बात और कि अशोक जो था पहले तो शिव पूजक था, शिव की पूजा करता था और उसके बाद में उसने मोगलीपुत्र तिष्ट जो कि बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्मगुरु था, मोगलीपुत्र तिष्ट जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध गुरु था, उनकी आज्ञा से, उनके प्रेरणा लेकर उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने सैनिकों को प्रत्येक 5 साल से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भेजता रहता था और वह 232 ईस्वी तक शासन किया था। एक बात और कि जो अशोक से पहले शासक थे वो करते थे विहार की यात्रा। विहार की यात्रा का मतलब होता है शिकार करना, विहार पर जाना। लेकिन अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की। धम्म यात्रा का मतलब धार्मिक बातों को बताना, धार्मिक अपने बौद्ध धर्म का विस्तार करना, इसी के बारे में सारी बातें मिलती है अपन को। तो चलो, अशोक आपको समझ में आ गया होगा। 10वीं क्लास में इतना ही मिलता है अपन को, और जो अपना अगला टॉपिक होगा 10वीं क्लास में, वो बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।